अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक है आप लोगों की? अच्छा बेटा जी, हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है या दूसरा लेक्चर है? आज आज सेकंड लेक्चर है ना हमारा? अच्छा, गुड। तो बेटा आज हम लोग जो हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन अपना स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशंस, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात की थी। और जो है आज हम लोग बात करेंगे थ्योरीज, जिसको हम काजेशंस ऑफ क्राइम भी कहते हैं। अगर सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट आर द काजेज ऑफ क्राइम, तो आप इसके अंदर ये तमाम थ्योरीज लिख सकते हैं और इसके डिफरेंट फंडामेंटल्स के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। ठीक है, ये काजेशंस भी हैं, बेसिकली ये थ्योरेटिकल काज भी हैं और ये काजेशंस भी कहलाते हैं। ठीक हो गया? हम स्टार्ट कर लें? करें स्टार्ट? टाइम हो गया काफी। तो सबसे पहले जो है पहली जो थ्योरी है जिसको हम कहते हैं क्रिमिनोलॉजी की, जो सबसे पहले जिसका आगाज हुआ, जहां से क्रिमिनोलॉजी का आगाज हुआ, वो है मंतक, लॉजिक, रैशनलिज्म। यहाँ से उसका आगाज होता है। ये से आपको पता ही है, साइंस से पहले का जो दौर था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले लोग अक्ल के ऊपर बात करते थे, मंतक के ऊपर बात करते थे, और मंतक से पहले खुदा के ऊपर बात की जाती थी। क्योंकि खुदा के दौर में मंतक, अकल जो है, उसका इतना ज्यादा रुझान नहीं था जितना खुदाई सोसाइटी के बाद आया। यानी कि रिलीजियस सोसाइटीज के बाद लोगों ने मजहब को जब पीछे छोड़ दिया, और लोगों ने मजहब को छोड़कर इक्लीसिया को पीछे छोड़ा, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए, क्रिश्चियनिटी के ऊपर, पादरी के ऊपर, डिवाइन अथॉरिटी के ऊपर, ट्रेडिशनल अथॉरिटी के ऊपर, तो यहाँ पर लोगों ने अकल का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर चीज को अकल से साबित करने की कोशिश की, और अकल से बहुत सारी चीजों को निगेट भी किया। ये चीजें जहन में रखिएगा। अच्छा, आज जो चॉइस थ्योरी हम लोग बात करने लगे हैं, ये चॉइस थ्योरी बेसिकली इसके तीन चार नाम हैं। अपने पास लिख लें, भूलना नहीं आप लोगों को। तीन चार नाम है। इसको हम रैशनल चॉइस थ्योरी भी कहते हैं। नंबर वन लिख लीजिएगा क्रिमिनोलॉजी में। अगर रैशनल चॉइस थ्योरी आ जाए तब भी आपने यही लिखना है, रैशनल चॉइस थ्योरी। क्यों? क्योंकि इंसान चीजों को रैशनली चूज करता है, अक्ल की बुनियाद पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। ऐसे ही है ना, कि यार मेरी अक्ल नहीं मान रही इस चीज को, मैं नहीं इसको एक्सेप्ट करता। इसको रैशनल चॉइस कहते हैं। कोई भी इंसान क्राइम कमिट करता है मेरे बच्चों, तो फिर वो क्या करता है? सबसे पहले अपनी अकल का इस्तेमाल करता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इसमें नुकसान कितना और फायदा कितना। अगर उसको फायदा ज्यादा और नुकसान कम नजर आएगा, तो वो क्राइम कर गुजरेगा। इसका मतलब है रैशनली चूज किया था उसने। क्या किया था? रैशनली चूज। तो इसका पहला नाम क्या हो गया? रैशनल चॉइस थ्योरी। दूसरा नाम इसका क्या है? दूसरा नाम इसका है राइट रियलिज्म। अब राइट का मतलब क्या है? आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, मैंने आपसे शायद लास्ट लेक्चर में जिक्र भी किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में दो धड़े बन गए थे, एक राइटिस्ट का और एक लेफ्टिस्ट का। राइटिस्ट वो लोग थे जो कहते थे कि हमने ट्रेडिशन को फॉलो करना है, लेकिन उसके अंदर रिफॉर्म्स भी लेकर आने, तब्दीलियां लेकर आनी। एक लेफ्ट था, लेफ्ट के अंदर कहते, लेफ्टिस्ट ये कहते थे कि हमने इनकलाब लेकर आना है। समझ आ गया कि नहीं? इनकलाब जो होता है वो आता है और हर चीज को बहाकर ले जाता है, यानी कि ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, ईच एंड एवरीथिंग। तो लेफ्ट एंड राइट। अब राइट को अगर देखें तो बेटा ये थ्योरी है रैशनल चॉइस। इसके तीन चार नाम हैं। पहला नाम मैंने रैशनल चॉइस आपको बता दिया, कि हम कोई भी डिसीजन, ये थ्योरी कहती है कि इंसान या क्रिमिनल कोई भी डिसीजन लेता है तो वो रैशनली चूज करता है, लॉजिकल डिसीजन लेता है। उसको जिसमें फायदा नजर आता है वो कर गुजरता है, जिसमें उसको नुकसान नजर आता है तो वो नहीं करता। तो ये चीजें आपको नजर आ गई, रैशनली चूज। दूसरे नंबर पे इसको कहते हैं राइट रियलिज्म, क्योंकि राइटिस्ट जितने भी होते हैं उनको कहा जाता है कि शायद उनके ऊपर ट्रेडिशन या मजहब की छाप लगी होती है। अल्लाह तबारक व ताला भी आपको कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने इंसान के अंदर एक इनेट रियलिटी रख दी है।
सही और गलत के दरमियान तमीज रख दी है। मैंने उसको सही और गलत का दोनों का रास्ता बता दिया। अब ये वो खुद चूज करेगा कि उसको सही रास्ते पे चलना है या गलत रास्ते के ऊपर चलना है। इसीलिए इसको राइट रियलिज्म भी कहते हैं इस थ्योरी को। क्लियर हो गया? जितने भी आपको राइटिस्ट नजर आते हैं ना, वो यही कहते हैं कि आपको कुदरत ने दो रास्ते दे दिए हैं, सही का रास्ता और गलत का रास्ता है। सही के रास्ते के ऊपर आपको कामयाबी है, गलत के ऊपर आपको नदामत है, शर्मिंदगी है, रुसवाई है। तो आप डिसीजन योर्स, आपने किसके ऊपर चलना है। सुनते हैं ना आप लोग कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं ना? तो ये है कुछ, इसको राइट रियलिज्म ही कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, अगला नाम इसका क्या है? इसको कहते हैं डेटरेंस थ्योरी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेटरेंस। क्या कहते हैं? डेटरेंस। अब डेटरेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय डेटरेंस? कहते हैं यार इसको डेटरेंस दो, इसको सबक सिखाओ, इसको अकल आए, इसको पता लगे कि इसकी सजा मिलेगी। डेटरेंस का मतलब होता है सजा देना, अकल, सबक सिखाना, पनिश करना। ठीक हो गया? डेटरेंस थ्योरी। जब तक आप किसी को पनिश नहीं करेंगे ना, लोग क्राइम करने से बाज नहीं आएंगे। अब पनिश का तरीकाकार ये नहीं होता कि आप सरेआम लोगों को फांसियां देना शुरू करते हैं। पनिशमेंट का एक और भी मतलब होता है कि आप लोगों की सिचुएशंस को ऐसा क्रिएट कर दें कि लोगों के पास कोई ऑप्शन ना बचे मां सवाए कि वो रूल्स को फॉलो करें। मेरी बात सुन, गौर से सुनिएगा। लोगों के पास दूसरी कोई ऑप्शन ना बचे कि मां सवाए उसको कहते यार कानून तो बड़ा सख्त हो गया है भाई, अब बड़े जुर्माने लगते हैं। आपने देखा होगा इमरान खान साहब के दौर में मोटरवे के जुर्माने बढ़ा दिए गए थे कि इंक्रीज करो इसको, पनिश, डेटरेंस दो इनको, ताकि ये रूल्स को वायलेट ना करें। ये सीसीटीवी कैमरा लगाओ ताकि ये पता लगे कि कौन कौन क्राइम, कौन कौन ओवर स्पीडिंग करता है। यस, डेथ पेनल्टी इज आल्सो डेटरेंस है ना, कि अब ये काम करोगे तो असल में बेसिकली मकसद क्या होता है? पनिशमेंट का मकसद क्या होता है? हमारी महरिया बताएं मुझे, मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि लोगों को क्राइम करने से दूर रखना, क्राइम कम करना, सेम यही है। तो डेटरेंस जो है वो, इसको डेटरेंस थ्योरी भी कहते हैं, रैशनल चॉइस थ्योरी भी कहते हैं, राइट रियलिज्म भी कहते हैं। और आखिरी इसका नाम क्या है पता है आपको? इस थ्योरी का आखिरी नाम, चौथा नाम, वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। क्या नाम है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। चारों नामों के पीछे आपको इसका रीजन समझ आ गया। क्लासिकल तो ये है ही है क्योंकि सबसे पुरानी थ्योरी है, क्रिमिनोलॉजी की सबसे पुरानी थ्योरी है। नंबर 2, रैशनल चॉइस थ्योरी, इंसान रैशनली चूज करता है, ठीक है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करता है, फिर जाके अपना डिसीजन लेता है। तीसरे नंबर पे राइट रियलिज्म, के इंसान को सही और गलत का रास्ता बता दिया गया है इदारों ने, सोसाइटी ने। वो अब वो उसको खुद फैसला करना है अपनी अकल से कि उसको किस रास्ते पर चलना है, सही या गलत। और अगर आप देखें तो मैंने डेटरेंस थ्योरी की बात की, तो डेटरेंस इसलिए दी जाती है, सजा इसलिए दी जाती है कि लोग बुरे काम करने से बाज आए। क्लियर हो गया? कोई इशू तो नहीं मेरे बच्चों? चारों नाम क्लियर हो गए? अब आपको इसी की बेस पर हम लोग मंतक की थ्योरी आपको समझाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स इन द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी डेवलप्ड बाय सीजर बकेरिया। अब सीजर बकेरिया है क्या? कौन है सीजर बकेरिया? सीजर बकेरिया, ही वाज नॉट अ फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ये अच्छा याद रखिएगा, ये फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी नहीं है, ये फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी नहीं है, ये फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी नहीं है, ये है फादर ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब आप कहेंगे सर ये अगर फादर ऑफ क्रिमिनल लॉ है तो ये क्रिमिनोलॉजी में क्या कर रहे हैं? लॉ और क्रिमिनोलॉजी का बड़ा गहरा ताल्लुक है बेटा, याद रखिएगा। रैशनल चॉइस थ्योरी के अंदर अगर लॉ नहीं होगा तो रैशनली चॉइस थ्योरी खत्म हो जाएगी। लॉ क्या करता है? लॉ डेटरेंस पैदा करता है। आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने एक ताकतवर आदमी है और एक बेचारा कमजोर आदमी है, आपके पास ऑप्शन है इन दोनों में से किसी को भी मारने की, तो अपनी समझ के मुताबिक आप किस पर जुल्म करेंगे? बताएं। वीक पर, वीकर पर ना। तो हमारी सोसाइटी में वीक क्या चीज है?
हमारी सोसाइटी में कौन सी चीज वीक होती है तो लोग क्राइम करते हैं, लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। लॉ, अल्लाह आपका भला करे, वेरी गुड हो गया। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ क्रिमिनल लॉ कहा जाता था। कहते कानून की इजारादारी होनी चाहिए, कानून को ताकतवर बनाओ। हमारे यहाँ हमारे यहाँ कानून लागर, मरा हुआ, तो कहते हैं ना उसके अंदर फाका ज़दा, बिल्कुल आपको मरा हुआ पड़ा हुआ ऐसे जैसे नजर आता है। अगर आप क्राइम करते हैं तो किस बेस पर करेंगे? जी मेरा बाप मुझे बचा लेगा, हमारे पास पैसे हैं, हम अच्छा वकील कर लेंगे, जज को खरीद लेंगे, वकील को खरीद लेंगे, पुलिस वालों को खरीद लेंगे, मैनिपुलेट कर देंगे चीजों को, क्योंकि कानून तो कमजोर है, कानून तो कमजोर है। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ ठीक है। तो ये सारा चीज आपको नजर आती, जिसकी वजह से क्रिमिनल क्राइम करता है। अगर एक और काम करे, नहीं इसके अलावा पोजीशंस भी होती है, इसके अलावा एक और भी चीज होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर आपसे कोई पूछे ना तो जमहूरियत या कानून की बालादस्ती क्यों नहीं है, उसकी बड़ी एक मेन वजह आपकी कजन मैरिजेस भी हैं, जिसको हम कंसेंजुअलिटी कहते हैं, कजन मैरिजेस। अब ये कजन मैरिजेस की वजह से आपकी बरादरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और बरादरी सिस्टम फिर इन्फ्लुएंस करती है। ताकत स्टेट के हाथ में होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ताकत स्टेट से छीन कर छोटे छोटे कल्ट्स में बांध दी गई है। यानी कि यहाँ पर चंद फैमिलीज के हाथ में, चंद मौलवियों के हाथ में और चंद सियासतदानों के हाथ में ये ताकत है। वो जब चाहे स्टेट को जरगमाल बना लें और अपने तौर पर इस्तेमाल करें। ये कुछ हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो स्टेट की रिट हमेशा होनी चाहिए। स्टेट के पास अथॉरिटी है, स्टेट अथोराइज्ड है कि वो लीगली लोगों को वायलेट कर सकती है, वायलेंस क्रिएट कर सकती है। लीगलाइज्ड वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेट की रिट कमजोर है, कानून कमजोर नजर आता है, तभी लोग क्राइम करते हैं। बकेरिया ने कहा था कि फेयर और सर्टन पनिशमेंट टू डिटर क्राइम। अब फेयर कॉल्ड फॉर फेयर पनिशमेंट क्या होती है? जितनी जिसकी सजा है ना, उसको उतना, जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सजा दें, इससे ज्यादा नहीं देनी, ना इससे कम देनी। अगर इससे ज्यादा देंगे और अब आप कहेंगे सर इसका तायुन कौन करता है कि सजा कम या ज्यादा? उसका तायुन मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। पहले जब आप लिखकर बता देते हैं ना कि यार चोरी की सजा हाथ काटना है, तो फिर हाथ ही कटेगा, फिर हाथ ही कटेगा। मेरी बात समझ आ रही है? फिर आप ना तो उसको गाली दे सकते हैं, ना ही आप उसको मारपीट कर सकते हैं, ना ही आप उसकी कोई और चीज काटेंगे, उसका सिर्फ हाथ कटेगा। ये है फेयरनेस। अगर मेरा चालान होगा तो सिर्फ चालान होगा, वार्डन मुझे गाली नहीं दे सकता, मुझे इंसल्ट नहीं कर सकता। वो मुझे सर करके इज्जत देकर उतारेगा गाड़ी से और मेरा चालान करके मुझे बिठा देगा। जैसे ही वार्डन गाली देगा मुझे, तो मेरी फिर कानूनी नहीं जाती लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर कानून वो उधर पड़ा होगा और मेरी जाती लड़ाई उसके साथ स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गया मेरा बेटा कि नहीं? क्लियर हो गया? इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में से कोई बंदा निकल कर आए ना, तो वो बड़ा मुजरिम इसलिए बनता है कि वो कहता है कि यार मैंने 5 रुपए का गुनाह किया और 15,000 की फेंटी लगाई इन लोगों ने मुझे, और साबित भी नहीं हो सका। इसीलिए आपने देखा होगा जो जो नैब की सजा भुगत के आए हैं ना, जिन जिन लोगों ने नैब और एफआईए के यहाँ 90-90 दिन के रिमांड भुगते हैं, वो यहाँ तो वजीर दाखिला बने हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वजीर रेलवे बने हैं। हाँ जी, हकीकत है, मैं सही कह रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, आप हकीकत बता रहा हूं। उसकी वजह क्या होती है? पुलिस अपना काम नहीं करती है, प्रोसिक्यूशन अपना काम नहीं करता है, अदालतें गलत सजाएं सुनाती हैं। ये फिर ये मुजरिम नहीं, फिर ये विक्टिम बनकर बाहर आते हैं। फिर क्या करते हैं? विक्टिम बनकर बाहर आते हैं। अगर आप देखें तो जो सजा देने वाले थे आज वो मुजरिम है। आज बिल्कुल 3 साल के बाद वो सिचुएशन आ गई है कि जो सजा देने वाले थे आज वो मुजरिम हैं, और जो सजा लेने वाले थे आज वो विक्टिम बनकर हुक्मरान बने बैठे हैं।
यही होता है पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसीलिए वीक है, इदारे वीक, कानून वीक, जिसकी वजह से लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। क्लियर हो गया? पुलिस ने अपना काम पूरा नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ने अपना पूरा काम नहीं किया, अदालतों ने अपना पूरा काम नहीं किया, जेलों ने अपना पूरा काम नहीं किया, तो आपके सामने ये कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डबोया। समझ आया कि नहीं? तो ये सारा का सारा आपको नजर आता है। और पुलिस की वैन के ऊपर क्या लिखा होता है कि हमने जुर्म से नफरत करनी है, मुजरिम से नहीं। तो इनका मानना भी यही है, जो क्लासिकल स्कूल वालों का यही मानना है कि पनिशमेंट शुड फिट फॉर क्राइम नॉट क्रिमिनल। हमने क्रिमिनल को सजा नहीं देनी, हमने जुर्म को सजा देनी। हमारी दुश्मनी जो है ना, हमारी दुश्मनी वो मुजरिम के साथ है, ओ सॉरी जुर्म के साथ है, मुजरिम के साथ नहीं। हमने मुजरिम की शक्ल नहीं देखनी। सर अगर रिमांड के भेजे इन्वेस्टिगेशन होती बजाय इन्वेस्टिगेशन, नहीं नहीं मैं आपको बताऊं हुमा, इन्वेस्टिगेशन आपकी बात ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तगड़ी होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर फिर बहुत सारी चीजें हाइल हो जाती हैं। मैं आपको इसका एक तो फॉर्मल गाइडलाइन बताऊंगा कि किस तरह से होती है। ये जो हमारे यहाँ तफ्तीशी अफसर जिसको हम बोलते हैं, इसको तो रिमांड लेना पड़ता है। रिमांड लेने के बाद फिर वो इससे तफ्तीश करता है, वो जैसे कि आपके सामने शवाहिद रख रहा होता है और आपके फिंगरप्रिंट्स ले रहा होता है, फिर आपसे पूछ रहा होता है कि भाई साहब बताएं आपके फलाने बंदे किधर। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये चीज आपके सामने मजीद रख दी जाएगी। मारने का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, कानून में भी नहीं लिखा कि मार क्या है, लेकिन मार को हम डिफाइन करते हैं, मार है क्या, कानून में हम मार को डिफाइन करते हैं। कानून के अंदर मार क्या होती है? जब आपकी हड्डी तोड़ दी जाए, आपका जख्म हो, आपका मुंह सूजा हो, कोई जख्म हो और उसमें से गोश्त फट के उसमें से हड्डी निकल आए या गोश्त फट के उसमें से खून निकल आए, इसको हम मार बोलते हैं। तो फिर क्या मारा जाता है? फिर करंट लगाया जाता है, और ऐसी जगह पर लगाया जाता है कि बंदा बता भी नहीं सकता। उसका सेक्सुअल ऑर्गन बांध कर ऊपर से पानी पिलाया जाता है। उसका जब यूरिनरी ब्लैडर फट रहा होता है ना, उसका पेशाब उसको आ रहा होता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता, तब वो चीखता है, चिल्लाता है। ये तो टॉर्चर इसको कहते हैं, टॉर्चर। ठीक हो गया? ये दे दिया जाता है। अब इसके बाद होता क्या है? उसमें होता यह है कि फिर फॉल्स कन्विक्शन भी होती है। फॉल्स कन्विक्शन क्या होती है? नहीं भी इंसान ने क्राइम किया तो वो भी उसको उसके पल्ले डाल दिया जाता है, वो मान लेता है कि जनाब मैंने ये काम किया है। सो कहते हैं ना फॉल्स। तो फिर अगर आप देखें तो जो सीआरपीसी 174 174 ये कहती है कि यो आपको अपना कन्फेशन करना है मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, कि हाँ जी आप अपना जुर्म कबूल करेंगे। आगे जाके मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगा। सीआरपीसी आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी का जो भाई है उसने इसलिए करवाया जाए, वो आगे जाके हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे कि मेडिकल है क्या, किस तरह से मेडिकल करवाया जाता है, ये क्यों करवाया जाता है, हर बंदे को ये प्रिविलेज मिलती है नहीं मिलती। ये सियासतदानों को मिलती है कि जनाब ये मारेंगे जैसे बिल फर्ज। ये इसी तरह से होता है कि ये देख लो भाई, मैं तुम्हें चीज दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद बगैरिया कॉल्ड फॉर द फेयर एंड द सर्टन पनिशमेंट टू डिटर क्राइम, और बगैरिया आर्ग्यू करता है अगेंस्ट द मार्जिनल डेटरेंस व्हिच रेफर टू द पिटी ऑफेंस बीइंग सब्जेक्टेड टू द सेम पनिशमेंट एज मोर एज सीरियस क्राइम। मुझे एक बात बताएं, एक बंदे ने एक बंदे ने कत्ल किया है, वो मैं आगे जाके कायनात बताता हूँ ह्यूमन राइट्स को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कैसे बताते हैं, वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स की अगर हम ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन जो है ना, हर दौर में डेफिनेशन को मेरा ख्याल है रिवाइज करना चाहिए कायनात। हर दौर में इंसानियत के जो पैरामीटर्स है ना वो तब्दील होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? हर दौर में जैसे बिल फर्ज आप कहेंगे सर गैरत, मेरे नजदीक गैरत को रीडिफाइन करना चाहिए दोबारा, गैरत तब्दील हो गई पुत्र।
पहले गैरतमंद वो होता था जिसकी बहन बेटी बाहर ही नहीं जाती। अब तो बेगैरत आदमी वो होता है जो अपनी बहन बेटी को चार दीवारी के अंदर कैद रखे, बाहर ही ना निकलने दे। कहते तो बड़ा बेगैरत आदमी यार, तो बच्चियों को पढ़ाता ही नहीं, बीवी को बाहर नहीं निकलने देता। गैरत की डेफिनेशन तब्दील होगी पुत्र, इसको चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों की हमें रीडिफाइन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को रीडिफाइन करना पड़ेगा। वो हर दौर के अंदर अपने टेक्स्ट के अंदर वो एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन अब बदल चुकी है। ठीक है, गैरत की डेफिनेशन भी बदल चुकी है और बहुत सारी टॉर्चर की डेफिनेशन, ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन को बदला जा चुका है। टॉर्चर तो ये भी होता है, मैं आपके सामने बैठकर आप भी की चीज किसी और पर दे दूं और आपके सामने आप केस हार जाए, ये भी एक टॉर्चर है। मैं आपको बैठे सामने बैठे सिर्फ आपको देखता रहूं, सिर्फ आपको देखता रहूं, कुछ ना करूं, तो आप मैं टॉर्चर हो रही हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, ये बंदा मुझे देख ही जा रहा है। कहता देख ही रहा है, कुछ कह तो नहीं रहा, नहीं कह कुछ नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है, गेज कर रहा है, घूर के देख रहा है, नहीं घूर के भी नहीं देख रहा, बस ऐसे ही देख रहा है। कहते हो सकता है वो अंधा हो, नहीं मैं आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यार क्या कर रहे हो, इसको कोई और देखे। तो इसको डेफिनेशन को ना तब्दील करना पड़ेगा। तो खैर आगे चलते हैं। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम के अंदर हम लोग कहते हैं जेरेमी बेंथम जो है वो, अब ये इंग्लिश मैन है बर्तानिया के, इनका ये मानना था कि पीपल चूज एक्शन, लोग अपने एक्शंस को चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर एंड अवॉइड पेन। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में